फ्रेंड्स, यूजफुल एजुकेशन बाय रीना गुप्ता चैनल पे आपका स्वागत है। आज प्रैक्टिस सेट 15 है। यह प्रैक्टिस सेट एडिटोरिया का वॉल्यूम 2 बुक का चल रहा है। आज यह प्रैक्टिस सेट आखिरी प्रैक्टिस सेट है। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 में है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, अल्बुकर्क। अल्बुकर्क ही पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। इसका कार्यकाल जो था 1509 से 1515 ईस्वी तक था। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाता है, जो कि सूची 1 सूची 2 में मिलान करना है। ये इस प्रकार है, बंगाल का ये हो जाएगा 2, मुर्शिद कुली खां। ए का 2 हो जाता है। अवध का हो जाता है सादत खां, यानी कि बी का ए हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हैदराबाद का निज़ाम उल मुल्क हो जाता है, यानी कि सी का 4 हो जाएगा। और कर्नाटक का सादत खां हो जाता है, तो ये हो जाता है डी का 3 हो जाएगा। इस प्रकार इसका आंसर बी हो जाता है, बी 2 1 4 3, 2 1 4 3। अगला हो जाता है क्वेश्चन, महाराजा रंजीत सिंह की प्रशासनिक राजधानी कहाँ थी? तो ये हो जाता है लाहौर। लाहौर महाराजा रंजीत सिंह की प्रशासनिक राजधानी थी। सी नो ऑप्शन में। महाराजा रंजीत सिंह ने 1799 ईस्वी में लाहौर पर अधिकार करके उसे अपनी राजधानी बना लिया था। और इसकी धार्मिक राजधानी कहाँ थी? तो वो अमृतसर थी। महाराजा रंजीत सिंह का धार्मिक राजधानी अमृतसर। अगला हो जाता है क्वेश्चन 4 नंबर में, कहता है उत्तरवर्ती मुगल शासकों में सबसे अधिक समय तक शासन किसने किया था? ये हो जाता है शाह आलम द्वितीय। बी नो ऑप्शन में शाह आलम द्वितीय हो जाता है। अगला हो जाता है, निम्नलिखित में से कौन से कार्य वारेन हेस्टिंग्स द्वारा नहीं किए गए थे? ये हो जाता है, देखते हैं ऑप्शन से, राजकीय कोषागार का मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरण, ये सही है, ये तो किया गया था। मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए 1781 ईस्वी में मदरसा की स्थापना, ये भी किया गया था। मुस्लिम सम्राट को मिलने वाली 26 लाख की वार्षिक पेंशन रुकवाना, ये भी सही है। और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना, ये भी सही है। यानी कि चारों सही है, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। ये चारों सही है। और गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल 1774 से 1785 ईस्वी तक था। अगला हो जाता है क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो पाइक विद्रोह गोमधर कुंवर, पाइक विद्रोह गोमधर कुंवर, ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि पाइक विद्रोह ओडिशा में हुआ था और ये 1817 से 25 ईस्वी में बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में हुआ था, ना कि गोमधर कुंवर के नेतृत्व में। अगला हो जाता है क्वेश्चन 7 नंबर कह रहा है कि किस प्रांत में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था आरंभ किया था? तो ये होता है मद्रास प्रेसिडेंसी में। मद्रास प्रेसिडेंसी सी में ऑप्शन हो जाता है। 1792 में तमिलनाडु में मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत सर्वप्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था अलेक्जेंडर रीड के द्वारा लागू व्यवस्था आरंभ करवाया गया था। अगला हो जाता है 8 नंबर क्वेश्चन, राजा राममोहन राय ने अपनी किस पुस्तक में मूर्ति पूजा का विरोध किया था? तो साथ ही एकेश्वरवाद को सभी धर्मों का मूल बताया। ये हो जाता है तुहफत उल मुवाहिद्दीन, एन ऑप्शन, तुहफत उल मुवाहिद्दीन। अगला हो जाता है क्वेश्चन 9 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ये हो जाएगा एनी बेसेंट। ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि एनी बेसेंट के द्वारा न्यू इंडिया हुआ था और ये महात्मा गांधी, ये यंग इंडिया, यही दोनों गलत है, यही दोनों गलत हो जाता है। जबकि बाल के गंगाधर तिलक द्वारा केसरी, ये सही है, मराठा और केसरी नामक पत्रिका निकाला था। और भीमराव अम्बेडकर द्वारा मूल नायक, ये भी सही है। इसलिए इसका आंसर 2 गलत, ए बी और गलत हो जाता है, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। अगला हो जाता है क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो एम एन जोशी ने। एम एन जोशी, सी नंबर ऑप्शन देखिए, सी नंबर ऑप्शन में ही एम एन जोशी दिया गया है। ये एम एन जोशी द्वारा 31 अक्टूबर 1920 को बम्बई में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना हुई थी। अगला हो जाता है 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के लिए एक लगान परिषद, पटना लगान परिषद 1770 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी? तो ये हो जाता है जेम्स अलेक्जेंडर, ए नो ऑप्शन में दिया गया है। जेम्स अलेक्जेंडर के द्वारा ही पटना लगान परिषद 1770 ईस्वी में अध्यक्षता में गठित हुआ था। अगला हो जाता है 12 नंबर क्वेश्चन कहता है 1917 में गठित सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग निम्नलिखित में से
किस भारतीय को सदस्य बनाया था? तो इसका आंसर सर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद, ये दोनों हो जाएगा। सर आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद, ये दोनों आंसर इसका हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा, एक से अधिक हो जाने के कारण। अगला हो जाता है क्वेश्चन 13 नंबर। 13 नंबर कह रहा है कि जुलाई 1858 ईस्वी में अमर सिंह द्वारा जगदीशपुर में गठित समानांतर सरकार का प्रधान कौन था? हरकिशन सिंह। हरकिशन सिंह डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। हरकिशन सिंह ही 1858 में जगदीशपुर में गठित समानांतर सरकार का प्रधान था। अगला हो जाता है 14 नंबर क्वेश्चन। 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष किस राष्ट्रीय नेता को निर्वाचित किया गया था? तो इसका आंसर विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है, विट्ठल भाई पटेल के द्वारा। किस स्थान पर सैमन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते हुए लाला लाजपत राय पुलिस द्वारा लाठीचार्ज में घायल हुए थे? तो ये तो लाहौर हो जाता है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन। डी नंबर ऑप्शन में लाहौर में ही सैमन का विरोधी जुलूस का नेतृत्व में निकालते हुए लाला लाजपत राय पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज हुआ था, इसी दरमियान वो घायल हो गए थे। डी नंबर ऑप्शन। और ये था डेट 3 फरवरी 1928 को हुआ था, 3 फरवरी 1928 को। अगला हो जाता है क्वेश्चन 16 नंबर में कह रहा है कि 19वीं सदी में भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार में निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण योगदान था? तो ये हो जाता है प्रबुद्ध भारतीय भी हो जाएगा, ईसाई धर्म प्रचारक भी हो जाएगा और ब्रिटिश सरकार भी हो जाएगा, यानी कि तीनों हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका सही, डी नंबर ऑप्शन। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसने कहा था कि कांग्रेस केवल विशिष्ट वर्ग सूक्ष्म जनसंख्या का ही प्रतिनिधित्व करती है? तो ये होता है लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन यानी कि सी नंबर ऑप्शन में यही कहा था। कांग्रेस के संस्थापक के संदर्भ में लॉर्ड डफरिन ने ही कहा था कि जनता के विशिष्ट वर्ग सूक्ष्म जनसंख्या का ही प्रतिनिधित्व करती है, और कांग्रेस की स्थापना का के वायसराय लॉर्ड डफरिन के समय ही हुआ था, 28 दिसंबर 1885 को हुआ था इसका स्थापना। अगला हो जाता है क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्र आंदोलन के निम्नलिखित घटनाओं में सबसे बाद में कौन सी घटना घटित हुई थी? तो ये हो जाता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय में गोलमेज सम्मेलन, क्योंकि यह 7 सितंबर 1931 को हुआ था, इसलिए यह सबसे बाद में घटित हुआ था। इसमें से सबसे पहले जो घटित हुआ था वो गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता जो कि 5 मार्च 1931 को हुआ था, ये सबसे पहले घटित हुआ था। उसके बाद कौन घटित हुआ था? भगत सिंह को फांसी दिया गया था 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दिया गया था। फिर भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था जो 26 से 29 मार्च 1931 के दरमियान हुआ था। और सबसे लास्ट में इस ऑप्शन के अनुसार सबसे लास्ट में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था जो 7 सितंबर 1931 को गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। अगला हो जाता है क्वेश्चन 19 नंबर का रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने किस वर्ष नाटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की? तो 19 को हो जाता हूँ 1894। 1894 बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। 1894 में गांधी जी ने नाटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किया था, और 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना किया गया था। फिनिक्स आश्रम के बारे में पूछा जाए तो 1904 में। अगला हो जाता है क्वेश्चन में कह रहा है कि इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है, इसमें बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ये भगत सिंह द इंडियन सोशोलॉजिस्ट, ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि ये द इंडियन सोशोलॉजिस्ट नामक जो निकाला गया था ये श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा लंदन में निकाला गया था, इसलिए ये गलत हो जाता है। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला हो जाता है क्वेश्चन 21 में कह रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्ताव में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं था? तो क्या शामिल नहीं था? तो भारतीय न्यायालय की शक्तियों का विस्तार, भारतीय न्यायालयों के शक्तियों का विस्तार डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है, यानी कि डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला हो जाता है क्वेश्चन 22 नंबर में 2 सितंबर 1946 को गठित अंतिम मंत्रिमंडल में बिहार से कितने व्यक्ति शामिल हुए? तो ये हो जाता है दो शामिल हुए थे। अगला हो जाता है क्वेश्चन 23 नंबर में कह रहा है कि चंपारण के राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखा था? ये पीर मोहम्मद यूनिस
पीर मोहम्मद यूनिस, डी में ऑप्शन में दिया गया है। पीर मोहम्मद यूनिस द्वारा ही चंपारण के राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास नामक पुस्तक लिखा गया था। अगला हो जाता है क्वेश्चन 23-24 नंबर का रहा है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने किलाखोरी को अपनी राजधानी बनाया? किलोखरी का अपना राजधानी बनाया था। तो ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। अगला हो जाता है क्वेश्चन देखते हैं कि अपने शासनकाल में विद्रोहों को दबाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने 4 अध्यादेश पारित किए। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अध्यादेश में शामिल नहीं था? तो ऑप्शन से पता चलेगा। ऑप्शन में देखते हैं, पहला नंबर ऑप्शन देख रहे हैं कि सरकारी पेंशन, दान में प्राप्त भूमि, उपहार आदि वापस लेकर सभी व्यक्तियों पर कर लगाना, ये सही है। गुप्तचर विभाग का गठन, ये सही है, ये तो अध्यादेश में शामिल था। सी नंबर देखते हैं, मादक द्रव्यों का प्रयोग तथा जुआ खेलने पर रोक लगाना, ये भी अध्यादेश में था। सरदारों एवं अमीरों की दावतों, विवाह संबंधों पर प्रतिबंध लगाना, ये भी अध्यादेश में था। यानी चारों अध्यादेश में था, इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर ई हो गया। ई हो गया इसका आंसर। अगला हो जाता है, दिल्ली सल्तनत में किसानों पर सिंचाई कर कितना लिया जाता था? तो 29 का आंसर 26 को का 26 का आंसर हो जाएगा, उपज का 1/10 भाग लिया जाता था। 1/10 भाग, यानी कि सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है, 1/10 भाग लिया जाता था। अगला हो जाता है क्वेश्चन 27 में कहता है, निम्नलिखित में से कौन मौर्यकालीन मंत्री परिषद से संबंधित युग्म सुमेलित है? तो ये बताना है कौन सा सुमेलित है। तो दीवान रियासत, ये अलाउद्दीन खिलजी, ये तो सही है। और दीवान अमीर कोही, ये मोहम्मद बिन तुगलक, ये भी सही है। दीवान खैरात, ये फिरोज तुगलक, ये भी सही है। और दीवान आरीज, इल्तुतमिश के समय में। दीवान आरीज ये इल्तुतमिश के समय में नहीं, ये बलबंद के समय लिया गया था, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। क्योंकि दीवान आरीज ये इल्तुतमिश नहीं, ये बलबन हो जाएगा। यही जो था मौर्यकालीन मंत्री परिषद से संबंधित युग्म है। अगला हो जाता है 28वां क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम बढ़ते क्रम में है? तो ये हो जाता है बढ़ते क्रम में राजा शंकराचार्य, रामानुज और चैतन्य, यही हो जाएगा बढ़ते क्रम में। क्योंकि शंकराचार्य का 788 से 820 ईस्वी तक था और रामानुज का जो था वो 1017 से 1137 ईस्वी तक था। चैतन्य का जो था वो 1486 से 1534 ईस्वी तक था। इसलिए इस प्रकार इसका कालानुक्रम बढ़ते क्रम में दिया गया है। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर ने किसकी अध्यक्षता में एक अनुवाद विभाग की स्थापना किया था? ये फैजी की अध्यक्षता में एक अनुवाद विभाग का स्थापना किया था अकबर ने। अगला हो जाता है 30वां क्वेश्चन। 30वां क्वेश्चन कहता है, लीलावती गणित की पुस्तक का फारसी भाषा में अनुवाद मुगल काल में किसने किया था? तो ये भी, इसका भी आंसर फैजी होगा, बी नंबर ऑप्शन। ये भी लीलावती का जो गणित का पुस्तक था, ये फारसी अनुवाद फैजी नहीं किया था। अगला हो जाता है 31वां क्वेश्चन, मोडी लिपि का प्रयोग किसके लेखों में किया गया था? मोडी लिपि का, तो ये मराठों के राज्यों में किया गया था, यानी कि डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है 32वां क्वेश्चन, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प था। सर्प सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है, सर्प। अगला हो जाता है क्वेश्चन 33 नंबर में, निम्नलिखित में से किसकी मान्यता बौद्ध धर्म के अंतर्गत थी? बौद्ध धर्म के अंतर्गत कर्मवाद, पूर्वजन्म और मोक्ष, ये तीनों हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। क्योंकि बौद्ध जो था, बौद्ध धर्म में आत्मा की अमरता के अस्तित्व को वो स्वीकार कर दिया था और वो पूर्व जन्म एवं कर्मवाद को मानता था और मोक्ष की अवधारणा बौद्ध धर्म में मौजूद थी, इसलिए कर्मवाद, पूर्व जन्म और मोक्ष ये तीनों मानते थे। अगला हो जाता है 34वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित है? कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो ये इनमें प्रशस्ता कारागार का अध्यक्ष, ये सही सुमेलित है। व्यवहारिक न्याय प्रमुख न्यायाधीश, ये भी सही सुमेलित है। कर्मांतिक उद्योग एवं कारखानों का अध्यक्ष, ये भी सही सुमेलित है। और पौर नगर का कोतवाल, ये भी सही सुमेलित है। इसका मतलब ये ई हो जाएगा, इसका आंसर ई हो जाएगा। अगला हो जाता है 35 नंबर में, पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल में हुआ था? तो ये हो जाता है मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल दिया गया है, सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है।
अगला हो जाता है क्वेश्चन 36 में सौरमंडल के किस ग्रह पर सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया गया है। ये हो जाता है बुध। बुध में ही दैनिक तापांतर सर्वाधिक पाया जाता है। डी नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है निम्न में से कौन उत्तरी अमेरिका के मैदानों में प्रवाहित होने वाली गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवनें है। तो ब्लैक रोलर हो जाता है, यानी कि सी हो जाएगा इसका आंसर। 38वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिकज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज किया था। तो ये हो जाता है आर्यभट्ट ने खोज किया था, यानी कि बी नो ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण के से संबंधित क्षेत्र था। तो 39 का आंसर ये गंगई घाटी हो जाता है, यानी सी नंबर ऑप्शन। प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से गंगई घाटी का संबंधित था। अगला हो जाता है क्वेश्चन नंबर 40 का रहा है कि उपनिषद मुख्यतः किन किन विषय पर केंद्रित है। ये हो जाता है दर्शन पर, यानी कि सी नंबर ऑप्शन, दर्शन पर केंद्रित है। उपनिषद दर्शन आधारित रचना है। इन्हें वेदांता भी कहते हैं। और उपनिषदों की संख्या टोटल कितनी है, तो 108 हो जाती है। उपनिषद की टोटल संख्या 108 है। अगला हो जाता है 41वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संकुचनशील मौद्रिक नीति का उदाहरण है। ये हो जाता है केंद्रीय बैंक द्वारा वाणिज्य बैंक को कोष प्रतिभूतियां बेचना, यही है जो संकुचनशील मौद्रिक नीति का उदाहरण है, यानी डी नंबर ऑप्शन में दिया गया इसका आंसर है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 42वें में कह रहा है कि संघीय बजट 2022-23 में आत्मनिर्भर भारत योजना रोजगार योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। तो ये 6400 करोड़ बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। 6400 करोड़ आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए राशि आवंटित की गई है। अगला हो जाता है 43वां क्वेश्चन। 43वां क्वेश्चन कहता है कि सामाजिक न्याय तथा समता के साथ आर्थिक विकास किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य निर्धारित किया गया। तो 43 का हो जाएगा 10वीं पंचवर्षीय योजना, यानी कि बी ऑप्शन इसका हो जाएगा 10वीं पंचवर्षीय योजना। अगला हो जाता है 44वां क्वेश्चन। व्यापार सुगमता सूचकांक कितने मापकों पर तैयार किया जाता है। ये हो जाता है 10 मापकों पर तैयार किया जाता है, यानी सी नंबर ऑप्शन दिया गया है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 45 में कह रहा है कि भारत के किस बंदरगाह का नामकरण अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। तो ये हो जाता है कांडला बी नंबर ऑप्शन। कांडला बंदरगाह का नामकरण अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह के नाम से कर दिया गया है, जो गुजरात में स्थित है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 46 में कह रहा है कि किस वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास एवं जलवायु परिवर्तन को जोड़ा गया। तो ये हो जाता है 2011-12 में जोड़ा गया था। 2011-12 यानी कि डी नंबर ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 47 में क्वेश्चन कह रहा है जो कूट में दिया हुआ है, भारतीय कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का पहचान करना है। तो ये हो जाता है, पहला नंबर देखते हैं, वर्तमान में सिंचाई साधनों के विस्तार के कारण भारतीय कृषि मानसून पर आधारित है। ये सही नहीं है, क्योंकि भारतीय कृषि जो है वो मानसून आधारित नहीं है, ऐसा नहीं है। भारतीय कृषि हमेशा मानसून पर ही आधारित रहता है, ये गलत हो जाता है। देखते हैं 2 नंबर, बड़ी सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि आती है, तो ये भी सही है, ये सही है। और तीसरा नंबर देखते हैं, बादामी क्रांति का संबंध मूंगफली से उत्पादन से था, ये गलत है, क्योंकि बादामी क्रांति तो मसाला उत्पादन से था, ये गलत हो जाता है, यानी कि केवल 2 सही हो जाएगा। ए नो ऑप्शन में देखिए केवल 2 है, यानी कि 2 ए नो ऑप्शन ही सही होगा। अगला हो जाता है 48वां क्वेश्चन कर रहा है क्या कि भारत में स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ की नीति देश में पहली बार प्रारंभ की गई थी। तो ये 2000 में लाया गया था।
स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ की नीति 2000 में लाया गया था, बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है 2000 में। और इसे अधिनियमित 2005 में किया गया। सेज अधिनियमित कब किया गया था? 2005 में। और इसे लाया था, इस नीति को कब? 2000 में लाया गया था। अगला हो जाता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिगामी प्रकृति का है? तो 49 का हो जाता है वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। अगला देखते हैं कि 50वां क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? सुमेलित देखना है कौन सा? तो PR खन्ना समिति। NPA की रूपरेखा में परिवर्तन हेतु, तो ये सही है। और बी में देखते हैं RV गुप्ता समिति, जो कृषि ऋण हेतु कृषि ऋण क्षेत्र में सुधार हेतु, ये भी सही है। सी में PR नायक समिति, लघु एवं मध्यम उद्योग के ऋण हेतु, ये भी सही है। अभिजीत सेन समिति, लंबी अवधि के लिए खाद्य नीति तैयार करना, ये भी सही है। यानी कि ये चारों सही है। ई ऑप्शन इसका हो जाएगा। एक से अधिक हो जाने का इसका, चारों सही हो जाने का इसका आंसर ई हो गया। अगला हो जाता है 51 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पहला डिजिटल बजट किस राज्य द्वारा पेश किया गया था? डिजिटल के बजट के बारे में बोल रहा है, किस राज्य में पहली बार पेश किया गया था? तो ये हो जाता है उत्तराखंड। उत्तराखंड में ही पहला डिजिटल बजट पेश किया गया था। बी नंबर ऑप्शन में देखिए, बी नंबर ऑप्शन में उत्तराखंड दिया गया है। अगला हो जाता है 52 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसके मध्य का संबंध फिलिप्स वक्र द्वारा दर्शाया जाता है? तो ये हो जाता है मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी, यानी कि ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगला हो जाता है 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के बारे में असत्य कथन पहचान करना है। इसमें सभी असत्य कथन को पहचान करना है। इसमें इस योजना के लिए 18 से 50 वर्ष की आयु के सभी व्यक्ति पात्र होंगे, ये तो सही है। अगला देखते हैं, इस बीमा योजना की प्रीमियम राशि 330 रुपये वार्षिक है, ये भी सही है। सी में देखते हैं, इस योजना में जोखिम कवरेज 2 लाख रुपये है, ये भी सही है। इसकी शुरुआत वर्ष 2015 में की गई थी, ये भी सही है। इसका मतलब ये चारों सही है, इसलिए एक से अधिक सही हो जाने का इसका आंसर ये ई हो जाएगा, क्योंकि कोई असत है ही नहीं, कोई असत नहीं है इसमें आंसर, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। अगला हो जाता है 54 नंबर क्वेश्चन, कहता है ये कूट में दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन संघीय बजट 2022-23 की 4 प्राथमिकताओं में शामिल है? ये देखना है कौन कौन सी शामिल है। ये देखना है PM शक्ति, ये तो है। समावेशी विकास, ये भी है। इसका फिर देखते हैं उत्पादकता, संवर्धन और निवेश, उदयमान अवसर, ऊर्जा संक्रांति और जलवायु परक कार्य, ये भी सही है। और निवेश का वित्त पोषण, ये चारों सही है। ये चारों प्राथमिकताओं में शामिल हो जाएगा। यानी इसका ऑप्शन देखते हैं 1 2 3 4, तो डी नो ऑप्शन सही हो रहा है इसका, यानी डी नो ऑप्शन इसका हो गया। अगला हो जाता है 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किन किन उपाय के द्वारा सरकारी घाटे में कमी की जा सकती है? तो बताना है कौन कौन से उपाय के द्वारा सरकारी घाटे में कमी की जा सकती है। तो इसमें आंसर जो हो जाएगा वो बी, व्यय में कमी करने से भी हो जा सकता है और करों में वृद्धि करने से भी। तो ये दोनों कामों करने से, यानी कि व्यय में कमी और करों में वृद्धि करने से सरकारी घाटे में कमी की जा सकती है। यानी इसका आंसर तो ई हो जाएगा, क्योंकि एक से अधिक सही हो गया। अगला हो जाता है 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 56 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण विशेषताएं संघीय सरकार की है? इसका हो जाएगा, देखते हैं कूट में दिया गया है, संविधान की सर्वोच्चता, ये तो है सही। अगला देखते हैं 2 या अधिक स्तरों वाली सरकार, ये भी सही है। तीसरा देखते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका, ये भी सही है। आपातकालीन प्रावधान, ये सही नहीं है। यानी ऑप्शन देखना है 1 2 3 ऐसा कोई, तो यानी सी नंबर ऑप्शन में ऐसा बैठ रहा है 1 2 3 ऑप्शन, ये 3 सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला हो जाता है
57 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत शासन अधिनियम 1935 में निम्नलिखित में से कौन प्रावधान शामिल नहीं था। तो देखते हैं ऑप्शन से कौन सा प्रावधान शामिल नहीं था। अखिल भारतीय संघ की स्थापना ये तो था, प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति ये भी था, केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली का आरंभ ये भी था, और दलित महिलाओं और मजदूरों के लिए निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत ये भी था। यानी कि ये सभी शामिल था। ई इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला हो जाता है वर्तमान में भारत में कितने राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र हैं। तो 58 का हो जाता है 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। इसमें ऑप्शन देखते हैं कोई ऐसा, हाँ बी नंबर ऑप्शन में है 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र, यानी बी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं प्राण एवं दैहिक 59 में क्वेश्चन कर रहा है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो 59 का आंसर जो हो जाएगा वो अनुच्छेद 21 में दिया गया है, सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण दिया गया है। और ये जो अनुच्छेद 20 दिया गया है वो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है। तो अनुच्छेद 22 किस लिए दिया गया है, तो वो दिया गया है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण के लिए दिया गया है। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यवहार व बलात्कार श्रम का निषेध दिया गया है। इस प्रकार चारों अनुच्छेद है। अगला हो जाता है 60 नंबर क्वेश्चन हो जाता है भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकारों का संरक्षण। मूल अधिकारों का संरक्षण ये तो इसमें से ऑप्शन जो हो जाएगा, इसमें कोई नहीं ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें जो होगा वो कोई ऑप्शन दिया गया ही नहीं है, क्योंकि इसमें केवल न्यायपालिका होना चाहिए। और 4 नंबर कूट में कोई ऐसा 4 कूट 4 कूट करके दिया नहीं है, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। अगला हो जाता है क्वेश्चन 61 नंबर का रहा है 61 नंबर क्वेश्चन किसी राज्य के लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। इसका आंसर भारत के राष्ट्रपति द्वारा, यानी कि ये डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है ऐसा। भारत के राष्ट्रपति जो कि किसी राज्य के लोक सेवा आयोग के कार्यों को किसी एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है, तो भारत के राष्ट्रपति। और ये अनुच्छेद 315(4) के तहत ही राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति के अनुमोदन से किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 62 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से नीति निषेधक तत्वों के बारे में असत्य बताना है। तो 62 का आंसर असत्य बताना है, तो इसमें हो जाएगा इसका डी ऑप्शन हो जाएगा इसका असत्य, क्योंकि इनका मूल उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना ये असत्य है। और सब सत्य है। संविधान के भाग 4 में नीति निषेधक तत्व वर्णित है, ये सत्य है। और आयरलैंड के संविधान से नीति निषेधक तत्व लिया गया है, प्रेरणा है, ये भी सही है। नीति निषेधक तत्व न्याय में परिवर्तनीय नहीं है, ये भी सत्य है। गलत कौन सा है, तो इसका मूल उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, ये गलत है। इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर सही। अगला हो जाता है 63 नंबर क्वेश्चन में कहा कि भारत के राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित में से कौन सी वीटो शक्ति प्राप्त है। भारत के राष्ट्रपति के पास, तो भारत के राष्ट्रपति के पास आत्यांतिक वीटो भी प्राप्त है, निलंबनकारी वीटो भी प्राप्त है, और पॉकेट वीटो भी प्राप्त है, यानी कि एक से अधिक वीटो प्राप्त है। इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर ई हो जाता है। अगला हो जाता है वर्तमान में राज्यसभा के कितने सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से चुन कर आते हैं। तो ये हो जाता है 64 का 8 सदस्य। 8 सदस्य वर्तमान में राज्यसभा के केंद्र शासित प्रदेश से चुन के आते हैं, बी नो ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला हो जाता है क्वेश्चन 65 नंबर में। 65 नंबर में कह रहा है कि बिहार में लोकसभा के लिए आवंटित सीटों में से कितना अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है। तो ये हो जाता है 6, बी नो ऑप्शन हो जाता है। 6 जो है बिहार में लोकसभा के लिए
आवंटित सीटों में से, है ना, अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीट किया गया है 6 सदस्य। टोटल यहाँ 40 लोकसभा सीट है, उसमें से 6 जो है अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित कर दिया गया है। अगला हो जाता है क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिनों की पूर्व सूचना आवश्यक है? ये तो 14 दिनों का हो जाता है, यानी कि डी नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 67वां क्वेश्चन, भारतीय निर्वाचन आयोग को सर्वप्रथम किस वर्ष बहुसदस्यीय निकाय बनाया गया है? तो ये हो जाता है 1989, यानी कि ए नो ऑप्शन हो जाता है इसका। अगला हो जाता है क्वेश्चन, भारत के संविधान 68वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में दल बदल संबंधी उपबंध है? दल बदल संबंधी उपबंध किया गया है, तो ये हो जाता है 68 का, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दल बदल संबंधी ये तो 10वां में दिया गया, ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है और 10वीं अनुसूची, इसलिए इनमें से कोई नहीं हो गया। और अगला देखते हैं क्वेश्चन अब 69 नंबर क्वेश्चन। 69 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है? यहाँ ये देखते हैं राष्ट्रपति द्वारा और संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से पारित कदाचार के आरोप के आधार पर। तो ये हो जाएगा, यानी कि बी भी होगा और डी भी होगा। बी और डी हो जाने का इसका आंसर ई हो गया, एक से अधिक आंसर। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संविधान के 7वीं अनुसूची के किस सूची का विषय है? तो इसको पता करना है किस सूची का विषय है। ये तो 7वीं समवर्ती सूची का बात हो जाता है, यानी सी नो ऑप्शन हो जाता है इसका आंसर। अगला हो जाता है 71 नंबर में कि निम्न में से कौन सा गुण ध्वनि तरंग में विद्यमान नहीं है? तो ये ध्रुवन हो जाता है, यानी ए नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 72 नंबर में मोड निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? मोड जो है वो फंजाई के अंतर्गत आ जाता है, यानी कि सी नो ऑप्शन हो जाता है, फंजाई। अगला हो जाता है 73 नंबर में एक डायोप्टर निम्न में से किसके बराबर हो जाता है? तो ए नो ऑप्शन सही है इसका। अगला हो जाता है क्वेश्चन 74 नंबर में कि निम्न में तापमान की एसआई इकाई कौन सी है? तापमान की एसआई इकाई केल्विन हो जाता है, यानी बी नंबर हो जाता है इसका आंसर सही। अगला हो जाता है 75 में मोबाइल फ़ोन चार्जर किस प्रकार का उपकरण है? तो ये तो हो जाता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, यानी कि डी नो ऑप्शन सही हो जाता है इसका, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। 76 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से गामा किरणों की प्रकृति है? तो ये तो हो जाता है उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंग, यानी कि डी नो ऑप्शन में दिया गया है, उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंग, ये सही हो जाता है। अगला हो जाता है 77 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन जल में घुलनशील है? तो बी और सी जो है ना वो जल में घुलनशील हो जाता है, जबकि ए बी ई के वसा में विलय होता है और जल में घुलनशील होता है बी और सी। अगला हो जाता है 78 में क्वेश्चन कहता है कि विद्युत संचरण हेतु उच्च वोल्ट ग्रिड का प्रयोग किया जाता है, क्यों? तो ये होता है शक्ति की हानि अधिक होती है, इसलिए हो जाता है इसका आंसर डी नो ऑप्शन हो जाता है इसका। अगला हो जाता है क्वेश्चन 79 में क्वेश्चन कह रहा है कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परिवर्तित ध्वनि के बीच कम से कम कितना समय अंतराल होना चाहिए? तो ये हो जाता है 0.1 सेकेंड का समय अंतराल होना चाहिए, 0.1 सेकेंड का। अगला हो जाता है क्वेश्चन 80 में बताना है कौन कौन सा नाभिक के अलावा कोशिका के किस अंगक में डीएनए होता है? ये तो 80 का माइटोकॉन्ड्रिया हो जाता है और हरित लवक हो जाता है, यानी इस प्रकार इसका आंसर 1 2 होगा, ए नो ऑप्शन में दिया गया है कूट में 1 और 2। अगला हो जाता है 81 नंबर में जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होने वाला जलीय फर्न क्या है? तो जलीय फर्न एजोला हो जाता है, यानी कि बी नो ऑप्शन हो जाता है एजोला। नील हरित शैवाल एक अति सूक्ष्म प्राकैरियोटिक शैवाल है, जबकि एजोला एक जलीय फर्न होता है। अगला हो जाता है 82 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किसमें फार्मिक अम्ल मिथेनोइक पाया जाता है? तो ये तो हो जाता है चींटी, बिच्छू, मधुमक्खी, यानी एक से अधिक होने का इसका आंसर ई हो जाएगा। अगला हो जाता है क्वेश्चन 83 नंबर में विभिन्न फसलों के लिए मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म पोषक तत्व निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से कौन से हैं, तो ये मैग्नीज हो जाता है, मैग्नीज यानी कि ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है। अगला हो जाता है 84 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि श्वसन किस प्रकार के दहन की क्रिया होती है, तो ये मंद दहन हो जाता है, मंद दहन सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। अगला हो जाता है 85 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, तो ये प्लेटिस्टीड हो जाता है, प्लेस्टीड हो जाता है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 86 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन है, तो ये परमाणु क्रमांक होगा, परमाणु क्रमांक यानी सी में ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 87 नंबर में ऊष्मा गति के रूप में कार्बन का सर्वाधिक अस्थायी रूप कौन सा है, तो ग्रेफाइट हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि सी हो जाएगा ग्रेफाइट। अगला हो जाता है 88 नंबर में निम्नलिखित में से किसका पदार्थों के परिलक्षण में प्रयोग होता है, तो ये 88 का आंसर परावैंगनिक किरण और सोडियम बेंजोइट, ये सही हो जाएगा। इसके अलावा भी एक है जो बेंजोइक अम्ल भी हो जाता है इसका, जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया। परावैंगनिक किरण, सोडियम बेंजोइट और बेंजोइक अम्ल, ये तीनों जो है वो पदार्थों के परिलक्षण में प्रयोग किया जाता है, इसलिए एक से अधिक होने का इसका आंसर ई हो जाएगा, ई हो जाएगा इसका आंसर। अगला हो जाता है 89 नंबर क्वेश्चन कहता है इसमें बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है, ये सीएनजी है, ब्यूटेन प्रोपेन नहीं होता है, ये तो मीथेन और इथेन से बनता है सीएनजी, इसलिए ये गलत है। ये एलपीजी जो होता है ना वो ब्यूटेन और प्रोपेन से होता है। और जल, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, ये तो सही है। कोल गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन, ये भी सही है। और प्रोड्यूसर का गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, ये भी सही है। इसमें से गलत जो है ना वो यहाँ पे सीएनजी जो है ब्यूटेन प्रोपेन ना होकर के इसमें होना चाहिए था, तो मीथेन इथेन होना चाहिए। अगला हो जाता है क्वेश्चन 90 नंबर में। 90 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से सत्य हैं, इसमें बताना है कौन से सत्य है। इसमें से गन्ने के रस को किण्वित करने पर सिरका बनता है, तो ये सत्य है। बी नंबर में सिरके में उपस्थित अम्ल बेंजोइक अम्ल होता है, ये तो गलत है। सिरका एक परिलक्षक के रूप में उपयोग होता है, ये तो सत्य है। और सिरके में एथेनोइक अम्ल उपस्थित होता है, ये भी सही है। इस प्रकार इसका आंसर 1, 3, 4 हो जाएगा। 1, 3, 4 आंसर सी नंबर देख लीजिए। अगला हो जाता है क्वेश्चन 91 नंबर में यदि अर्धचालक में विद्युत चालन होता है, तो ये हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स एवं होल्स दोनों द्वारा, इलेक्ट्रॉन्स एवं होल्स दोनों द्वारा, यानी कि सी नो ऑप्शन में दिया गया है। अगला हो जाता है 92 में प्राणियों के निम्नलिखित में से किन संवर्गों में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है। त्रिकोष्ठीय हृदय उभयचर और सरीसृप, यानी कि डी नो ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला हो जाता है 93 नंबर में एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक की 2 गुना बढ़ा दी जाए तो विद्युत शक्ति 4 गुना बढ़ जाती है, यानी कि बी नो ऑप्शन में दिया गया है 4 गुना। अगला हो जाता है क्वेश्चन, ये माता पिता का रक्त समूह और बच्चों में संभावित रक्त समूह है, तो ये जो दिया गया है इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं बताना है। ए बी, ये तो गलत हो जाता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। कौन सुमेलित नहीं है तो इसका आंसर ए ही हो गया। और बी ओ, ये तो सही है। और ओ इससे सही है। ए बी इंटू ए बी, ए बी, ये भी सही है, यानी कि जो इसका आंसर होगा वो ए नंबर ऑप्शन होगा, ए नंबर ऑप्शन। अगला हो जाता है क्वेश्चन 95 में डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है। डीएनए में तो डीऑक्सीराइबोज पाई जाती है, डीऑक्सीराइबोज, यानी डी नो ऑप्शन में दिया गया है। 96 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्न में से किसकी बनी होती है, तो ये तो इसमें जो जीवाणुओं की कोशिका भित्ति जो होती है ना, इसमें से आंसर नहीं दिया गया, इसलिए आंसर इसका ई हो गया। क्योंकि जो जीवाणुओं की कोशिका भित्ति होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन का यौगिक की बनी होती है जीवाणुओं की कोशिका भित्ति। और कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, इसलिए इसमें आंसर दिया ही गया नहीं है पेप्टिडोग्लाइकन, तो इसीलिए इसका आंसर ई हो गया। अगला हो जाता है 97 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्न में से कौन सा
जीव एक कोशिकीय नहीं है। एक कोशिका नहीं है तो ये कवक हो जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा आंसर इसका। अगला क्वेश्चन हो जाता है 98 नंबर का, कहता है संवहन द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण हो सकता है। तो द्रव एक गैस में, द्रव एक गैस में, यानी कि सी ऑप्शन में दिया गया है। अगला हो जाता है 99 नंबर में, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? तो उत्परिवर्तन हो जाता है। उत्परिवर्तन बी ऑप्शन में दिया गया है। अगला हो जाता है 100 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन एक हरित गृह गैस नहीं है? हरित गृह गैस नहीं है तो O2 हो जाता है इसका आंसर सही। O2 डी ऑप्शन में दिया गया है, यानी कि O2 हो जाएगा। हरित गृह गैस में सम्मिलित नहीं तो O2 हो जाएगा। कौन कौन सा गैस होता है हरित गृह गैस? तो CO2, CH4, N2O, CFC, ये पाँचों जो कि है ना हरित गृह गैस के अंतर्गत आता है। अगला हो जाता है 101 नंबर में, अफगानिस्तान में तालिबान संकट को देखते हुए भारत द्वारा अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से बाहर निकालने के लिए किस मिशन की शुरुआत की गई? ये शुरुआत किया था तो ऑपरेशन देवी शक्ति नाम से चलाया था, यानी सी ऑप्शन में दिया गया है। और अभी जो वर्तमान में यूक्रेन से निकाला गया भारतीयों को द्वारा तो वो ऑपरेशन गंगा है, ऑपरेशन गंगा। अगला हो जाता है क्वेश्चन 102 नंबर में, कहता है विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो 102 का हो जाता है नोवाक जोकोविच ने जीत लिया था। बी ऑप्शन हो जाता है नोवाक जोकोविच ने। अगला हो जाता है क्वेश्चन 103 नंबर में, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? इसमें बताना है सर्वाधिक प्रतिशत में वन स्थिति रिपोर्ट में 2021 का जो है उसमें सर्वाधिक प्रतिशत वाला राज्य बताना है। तो इसमें वनावरण में 103 का आंसर लक्षद्वीप हो जाएगा। लक्षद्वीप यानी कि ए नो ऑप्शन हो जाता है इसका। लक्षद्वीप में जो है ना 90.33% वहाँ का वनावरण है। राज्यों में यदि लिया जाए तो राज्यों में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत में जो आता है वो मिजोरम हो जाता है। यहाँ है ना 84.53% हो जाता है। और यदि ऐसे बोला जाए सबसे ज़्यादा कहाँ जंगल वनावरण है तो वो ये क्षेत्रफल के अनुसार तो वो मध्य प्रदेश हो जाता है। लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन के अनुसार ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला हो जाता है 104 में, यूएई ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अबू धाबी के शीर्ष नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया था? तो ये हो जाता है 104 में, ये यूसुफ अली ए नो ऑप्शन हो जाता है। यूसुफ अली को ही यूएई ने भारतीय मूल के अबू धाबी के शीर्ष नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया है। 105 में क्वेश्चन, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वृक्षावरण का क्षेत्र है? ये तो हो जाता है 95,748 वर्ग किलोमीटर, यानी कि सी नंबर में देखिए 95,748 वर्ग किलोमीटर सही हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 106 नंबर में कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में वेनेडियम के भंडार की खोज किया है? वेनेडियम ये हो जाता है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में ही वेनेडियम भूवैज्ञानिक द्वारा खोज किया गया है। अगला हो जाता है 107 नंबर में कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर वर्ष 2021 को पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? ये हो जाता है फ्रांस के साथ मिलकर। डी नो ऑप्शन हो जाता है। 2021 को पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर। अगला हो जाता है 108 नंबर, बिहार में खुले वनों का क्षेत्रफल है। बिहार में खुले वनों का क्षेत्रफल कितना है? तो 3,761.54 वर्ग किलोमीटर। इस प्रकार इसका आंसर तो ए नो ऑप्शन में है, 3,761.54 वर्ग किलोमीटर। 109 नंबर क्वेश्चन कहता है केरल के ट्यूबरमैन कहे जाने वाले किस व्यक्ति को व्यक्तिगत श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो 109 नंबर क्वेश्चन हो जाता है साजी एनम बी नो ऑप्शन में दिया गया है। साजी एनम ट्यूबरमैन के नाम से जाना जाता है। अगला हो जाता है 110 में क्वेश्चन, भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क कहाँ खोला गया? भारत में पहला विदेशी पक्षी पार्क 110 में जो हो जाता है वो तो मुंबई हो जाता है, यानी कि ए नंबर में। 111 नंबर हो जाता है कि किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना ऊर्जा योजना की शुरुआत किया गया है? मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, तो ये तो हो जाता है राजस्थान, यानी कि सी नो ऑप्शन में दिया गया है। अगला हो जाता है 112 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार ने राष्ट्रीय
पोषण अभियान के लिए किस संस्था के साथ $200 मिलियन का ऋण समझौता किया है? तो ये वर्ल्ड बैंक के साथ $200 मिलियन का ऋण समझौता किया है, बी नो ऑप्शन। अगला हो जाता है 193 में, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी किसकी आत्मकथा है? तो 113 का हो जाता है सुरेश रैना का, सुरेश रैना का आत्मकथा है। अगला हो जाता है 114 नंबर में, विश्व का पहला देश जिसने क्रिकेट सड़कों पर कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति दिया है? 114 का हो जाता है ब्रिटेन, यानी कि बी नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 115 नंबर में, हाल ही में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC द्वारा किस भारतीय संस्था को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये होता है इरिडा, IREDA, इरिडा द्वारा। अगला हो जाता है 116 नंबर में, क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा किसे वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्राइज प्रदान किए जाने की घोषणा की है? 116 का हो जाता है डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड, यानी कि ए नो ऑप्शन में दिया गया है। अगला हो जाता है 117 नंबर क्वेश्चन कहता है 23 जनवरी 2022 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 117 में 125वीं जयंती मनाया गया था। अगला हो जाता है बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में कुल राजस्व प्राप्तियां अनुमानित है? इसका तो हो जाता है सी नो ऑप्शन। देखिए 1,96,704.51 करोड़ रुपये अनुमानित किया गया है बिहार में बजट 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में राजस्व प्राप्तियाँ 1,96,704.51 करोड़ रुपये का रखा गया है। 119 में होता है एनगोजी ओकोंजी इवेलोआ को WTO के नए प्रमुख के रूप में चुना गया, उनका संबंध किस देश से है? 119 का हो जाता है नाइजीरिया से हो जाता है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 120 में क्वेश्चन कहता है कि मातृ मृत्यु दर होती है, तो ये हो जाता है प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर माताओं की मृत्यु की संख्या, यानी कि डी नो ऑप्शन में दिया गया, ये डी नो ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन 121 नंबर में, अब कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक देश को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है? तो ये हो जाता है 2047 तक। 2047 तक मोदी ने देश को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है। अगला हो जाता है किस मंत्रालय द्वारा तपस ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विस पोर्टल लॉन्च किया है? ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया 122 में? तो ये है ना सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा, यानी कि डी नो ऑप्शन हो जाएगा इसका। 123 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लो एस का सर्वाधिक संचित भंडार निम्न में से किस देश में है? 123 में हो जाता है ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में, यानी कि डी नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 124 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर रखने की घोषणा किया है? ये महाराजा अग्रसेन, यानी कि सी नो ऑप्शन में दिया गया है। महाराजा अग्रसेन के नाम पर ही हिसार हवाई अड्डे का नाम रखने की घोषणा किया है। अगला हो जाता है 125 नंबर में कह रहा है कि इरमीगंग धारा है, तो ये 125 का हो जाता है अटलांटिक महासागर की गर्म जल धारा हो जाता है, यानी कि अटलांटिक महासागर की, हाँ डी नो ऑप्शन देख लीजिए, उत्तरी अटलांटिक महासागर की गर्म जल धारा। अगला हो जाता है 126 में यूनेस्को गुइलेर्मो केनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये हो जाता है मारिया रेसा को सम्मानित किया गया, बी नो ऑप्शन हो जाता है, बी नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 127 में, वज्र प्रहार किन दो देशों के बीच किया जाने वाला थल सेनाभ्यास है? वज्र प्रहार, तो ये होता है भारत और अमेरिका के बीच, ए नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 128 में, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को हाल ही में टीबी मुक्त कर दिया गया? टीबी मुक्त जो किया गया है वो लक्षद्वीप हो जाता है, यानी कि डी नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 129 में, हाल ही में किसने अपना पहला उपन्यास लाल सलाम लिखा है? 129 का स्मृति जुबीन ईरानी, ये डी नो ऑप्शन हो जाता है, स्मृति जुबीन ईरानी, यानी स्मृति ईरानी जिसको कहते हैं, इन्होंने ही अपना लाल सलाम लिखा है। अगला हो जाता है
130वां क्वेश्चन, किस राज्य में भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है? 130 का हो जाता है सी, यानी कि केरल हो जाता है डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना। 131 में निम्न में से कौन सी लैगून झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है? 131 का आंसर पुलिकट हो जाता है, पुलिकट यानी कि बी नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 132 में कश्मीर घाटी में ही हिमोड निक्षेप द्वारा निर्मित संरचना, ये करेबा हो जाएगा, करेबा यानी कि सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। अगला हो जाता है 133 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सी दर्रा मनाली को लेह से एक सड़क मार्ग द्वारा जोड़ता है? तो 33 का रोहतांग दर्रा हो जाता है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। 134 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा बनाती है? तो सीमा बनाती है कौन सी? तो ये पटकाई बूम, ये हो जाता है पटकाई बूम पहाड़ी, यानी कि ये तो डी नो ऑप्शन दिया गया है, पटकाई बूम पहाड़ी। अगला हो जाता है 135 में भारत में सबसे कम वर्षा निम्न में से किन किन क्षेत्रों में होती है? तो ये लेह में, डी नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है कि शिक्षा मंत्रालय ने युवा योजना शुरू की है, निम्नलिखित में से कौन सा इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य है? तो युवा लेखकों को मार्गदर्शन, यानी कि डी नो ऑप्शन देखिए, युवा लेखकों को मार्गदर्शन। अगला हो जाता है 137 में किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? ये तो बलुई मृदा हो जाता है, बलुई मृदा यानी ए नंबर ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 138 में निम्न में से कौन पूर्ववर्ती नदी के उदाहरण है? तो सतलज होता है, सतलज यानी कि बी नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 139 में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम शहरी जनसंख्या वाला राज्य बताना है। तो ये सिक्किम हो जाता है, सिक्किम यानी डी नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 140 में क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना किस वर्ष की गई थी? तो ये 1931 में किया गया था, 1931 में, यानी कि बी नो ऑप्शन हो जाता है। यहाँ से दोस्तों मैथ स्टार्ट हो रहा है, हम सिर्फ आंसर बताते जाएंगे, आप सब कैलकुलेशन करके आंसर चेक कर लीजिएगा। 141 का आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। 142 का आंसर सी हो जाता है। 143 का आंसर ए हो जाता है। 144 का आंसर सी हो जाएगा। 145 का आंसर ए हो जाता है। 146 का आंसर बी हो जाएगा। 147 का आंसर बी हो जाता है। 148 का आंसर ए हो जाता है। 149 का आंसर बी हो जाएगा। 150 का आंसर ए हो जाता है। थैंक यू दोस्त, कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। और यह एडिटोरिया का आखिरी सेट था, और यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन, यदि आप मेरे चैनल पर ज़रूर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे और बेल आइकन बजा दें, जिससे आपको नए वीडियो नोटिफिकेशन के तौर पे मिलता रहेगा। धन्यवाद।